स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे लिख रहे हैं, एक महान समर्पण। 1914 के आसपास का ज़माना था। गांधी जी अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और कहीं स्थिर होने का सोच रहे थे। एक दिन वे राजकोट में श्रीमती लक्ष्मी पंडित के भावी ससुर के घर पधारे, जो आपके पिता के सहपाठी रह चुके थे। आपके पिता ने गांधी जी के बारे में सुन तो रखा था, परंतु दर्शन का वह पहला अवसर था। वे गांधी जी के प्रति ऐसे आकर्षित हुए कि अपना सर्वस्व सेवा कार्यों के लिए अर्पण करने को तैयार हो गए। अपने पास जमा 2 लाख रुपए और अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीकांत को गांधी जी के हाथों में सौंपकर वे मानो कृतकृत्य हो गए। अपने जीवन यापन के लिए वे अपने वेतन को काफ़ी समझते थे। गांधी जी की देखरेख में उस रुपये के सद्व्यय के लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया। कुछ ही समय पश्चात जब आपके पिता की मृत्यु हो गई तो उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने उस रुपये में से आपके भाइयों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी खर्च करने का निश्चय किया और सभी भाई अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा पाकर जीवन में जम गए। एक भाई तो डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे तक भी पहुँचे, परंतु आप तो गांधी के मार्ग पर चलने के लिए ही संकल्पित रहे। आपके एक दूसरे भाई भी अपनी रुचि के अनुसार जन सेवा की ओर गए और भारत की एक बड़ी संस्था में जिम्मेवारी का कार्य करते रहे। हमारे कथानायक यानी स्वामी श्रीकांत जी आपटे ने अपने भाइयों को कह रखा है कि आपके लिए मैं मर चुका हूँ। वर्षों से ना आपका अपने भाइयों से कोई मेल जोल रहा है और ना उनकी वर्तमान स्थिति की आपको कोई विशेष जानकारी है। युवक का साहस। लगभग 25 वर्ष की आयु थी। आप पूना में थे। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ आपका गहरा संबंध था। असहयोग आंदोलन के ठंडा पड़ चुकने पर देश में आतंकवाद का दौर था। गांधी जी की अहिंसा के व्रती श्रीकांत आपटे आतंकवादियों के कार्य में भी सहयोगी थे। हाँ, अहिंसा की मर्यादा का पालन करते हुए। क्रांतिकारी गतिविधियों के उस जमाने में एक दिन आपने एक बच्चे के हाथ में एक पत्र देखा, जिसे डाक में डालने के लिए किसी दुखी युवती ने उसे दिया था। आपको उस व्रत का कुछ पता तो था ही। उस पत्र से आपको उस युवती की निराशा और असहायता के कारण आत्महत्या कर लेने की इच्छा की जानकारी हुई। आपने उस युवती को सांत्वना का संदेश भेजा और अपने संकल्प को स्थगित करने के लिए कहा और स्वयं संबंधित व्यक्तियों से मिलकर उस युवती के दुख निवारण का रास्ता निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। माता पिता ने अपनी पुत्री के लिए कोई स्नेह न दिखाया। जिस मदान्ध युवक ने युवती को पाश में फंसाया था, उसने अपने उत्तरदायित्व से साफ इनकार कर दिया। किसी अन्य युवक की तलाश हुई जो उस खंडिता युवती से विवाह करने को तैयार हो। जब कुछ ना हो सका तो लड़की के पिता ने आपको ये ताना मार दिया, औरों से विवाह के लिए आग्रह करते हो, तुम स्वयं इससे विवाह करके अपनी सहानुभूति का सबूत क्यों नहीं देते? ये सुनकर और सब ओर से निराश होकर आपने ये सबूत देना ही अपना कर्तव्य समझा। ब्रह्मचारी रहकर देश सेवा करने का निश्चय रखते हुए भी आपने उस समय उस दुखी युवती का जीवन
और सम्मान बचाने के लिए उसके गर्भ के बच्चे का पिता कहलाने का कड़वा घूंट पीना अपना धर्म मान लिया। पूना के समाज में हलचल मच गई। ना आपकी ओर से और ना लड़की की ओर से कोई संबंधी विवाह संस्कार में शामिल होने को तैयार हुआ। आपके एक क्रांतिकारी मित्र सैयद यासीन के पिता आपके पिता के तौर पर और एक बंगाली महानुभाव लड़की के पिता के तौर पर विवाह संस्कार की विधि संपन्न करने के लिए बैठे। विवाह की रस्म पूरी होते ही आप तत्क्षण अपनी एक पूर्व निश्चित क्रांतिकारी योजना को पूरा करने के लिए चले गए, जिसका जिक्र आगे आएगा। अहिंसक आतंकवाद का एक नमूना। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के आसपास एक देहाती क्षेत्र में एंग्लो इंडियन सैनिकों की एक टुकड़ी अंग्रेज सरकार की ओर से नियुक्त थी। उस टुकड़ी के कई सैनिक आसपास के इलाके की जनता को, विशेषतः स्त्रियों को तंग करते थे। लोगों में दहशत फैल रही थी। कुछ क्रांतिकारी युवकों ने, जिनमें हमारे कथा पुरुष प्रमुख यानी स्वामी श्री कांजी आपटे प्रमुख थे और जिनकी सहायता ग्वालियर राज्य के एक राजकुमार भी कर रहे थे, उन सैनिकों को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन युवकों में से एक उस टुकड़ी के किचन में बावर्ची का काम करने लगा, एक दूसरा एक भिश्ती के रूप में और एक तीसरा डबल रोटी पहुंचाने वाले के रूप में नियुक्त हो गया। इनके अतिरिक्त लगभग 15 और युवक इस योजना में शामिल थे। क्रिसमस के त्योहार की रात को जब सभी सैनिक शराब के नशे में धुत होकर अपने बिस्तरों में बेहोश पड़े थे, योजना के अनुसार उन युवकों ने पहुंचकर उन्हें रस्सियों से खाटों के साथ कसकर बांध दिया और ग्वालियर के राजकुमार द्वारा मुहैया करवाए गए ट्रकों में खाटों को लाद कर एक पुराने किले में पहुंचा दिया। वहां कई दिनों के लिए रसद जमा कर रखी गई थी। बाहर से किले के ताले लगा दिए थे। अगले दिन जब वहां पर सारी की सारी टुकड़ी गायब पाई गई तो फौजी और अन्य सरकारी हलकों में हैरानी और दहशत फैल गई। पता लगाने के लिए दौड़ धूप शुरू हुई। कई दिनों बाद वह कैद खाना मिला और कैदी निकाले गए। सब ओर सरकारी तंत्र गतिशील हुआ। जानकारी मिलने पर क्रांतिकारी युवकों के वारंट निकाले गए, जिनमें एक वारंट हमारे कथा पुरुष का भी था, यानी स्वामी जी का था। युवक रूपोश हो गए। आसान का बदला, आत्म बलिदान। एहसान का बदला, आत्म बलिदान। अहिंसक आतंकवाद की इस कांड को संपन्न करके जब श्रीकांत आपटे अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह छिप कर रहने लगे तो आपने अपनी पत्नी जया को वहीं ले आने का प्रबंध किया। वे अभी पहुंची ही थी कि आपटे जी को अपने किसी साथी के साथ घर में बातें करते छोड़कर पास के जलाशय से पानी का घड़ा भरने चल दी। जब वह घड़ा लिए लौट रही थी तो उसने पुलिस के कुछ आदमियों को उधर घर की ओर बढ़ते देखा। वह समझ गई और जल्दी से उन पुलिस वालों से पहले दरवाजे पर पहुंच गई। इतने में जब पुलिस वाले भी पहुंच गए तो जया ने दरवाज़ा बंद करके बाहर का सांकल कसकर पकड़ लिया। उसे हट जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं हटी। उसके हाथों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन उसने सांकल न छोड़ी। आखिर गोरे अफसर ने गोली मारने की आज्ञा दी। गोली लगी और वीर जया सांकल पकड़े पकड़े ही ढेर हो गई। पुलिस अंदर गई तो कोई ना मिला। आप और आपके साथी निकल चुके थे। सब और कोहराम मच गया। जब
उस वीर युवती की जो अपने जीवन और सम्मान को बचाने वाले पति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे गई थी। चिता बनाई गई तो भेद बदले हुए नौजवान श्रीकांत ने ही महाराष्ट्र की मर्यादा के अनुसार चिता को आग दी। रूपोश यानी अंडरग्राउंड जीवन। विवाहित परंतु ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित श्रीकांत आपटे अपनी पत्नी के बलिदान के बाद लगभग 14 वर्ष तक रूपोश रहे। इस दौरान आपने बरसों तक जगह जगह रसोइये का काम किया। पंजाब के प्रसिद्ध हाई कोर्ट जज जस्टिस भिड़े के घर पर आप लगभग 1 वर्ष तक रसोइया बनकर रहे। जस्टिस भिड़े ने आपके सगे मौसा होते हुए भी आपको न पहचाना, क्योंकि उन्होंने आपको आपके बचपन के बाद कभी न देखा था और उनकी पहली पत्नी यानी आपटे जी की सगी मौसी मर चुकी थी। जैसा कि पहले कहा गया है, इन 14 वर्षों में से एक लंबा अरसा आपने उस जमाने की पारसी थिएट्रिकल कंपनियों में एक अभिनेता के रूप में गुजारा और गान, नृत्य तथा अभिनय की कलाओं में निपुणता प्राप्त की। इसी अंडरग्राउंड जीवन के काल में आपके बचपन के मित्र सैयद यासीन ने अपने जीवन के बलिदान से आपकी रक्षा की। पुलिस आपके पीछे लगी थी और आपको देखते ही गोली मार देने की आज्ञा थी। आप और आपके साथी प्रतिदिन भेष बदलते रहते थे ताकि पहचाने न जा सके। सीआईडी के द्वारा आपकी गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिलती रहती थी। एक दिन पुलिस ने आपको कुछ साथियों सहित घेर लिया। उस दिन किसी कारण सैयद यासीन ने वह वेश धारण कर रखा था जो पुलिस की जानकारी के अनुसार उस दिन श्रीकांत ने पहनना था और श्रीकांत किसी दूसरे वेश में थे। उस वेश में सैयद यासीन पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने उसे श्रीकांत समझकर गोली मार दी और वह बचपन का साथी अपने प्राणों के बलिदान से अपने मित्र को बचाकर शहीद हो गया। इतने में आपटे जी सहित दूसरे साथी इधर उधर हो गए। 1939 में जब आप एक लंबे अरसे के बाद गांधी जी से मिले तो उन्होंने यह कहकर कि तुम्हारी शक्तियों का ठीक उपयोग नहीं हो रहा है, आपसे कहा कि खुद सरकार के आगे पेश हो जाएं। गांधी जी की आज्ञा मानकर आपने ऐसा ही किया, क्योंकि उस आतंकवादी कांड में न तो किसी की जान गई थी और न किसी की जान लेने का इरादा था। इसीलिए आपको केवल नज़रबंद कर दिया गया। लगभग 1 वर्ष तक आप गुजरात में एक स्थान पर नज़रबंद रहे। तत्पश्चात वह नज़रबंदी हटा ली गई और आप गांधी जी की आज्ञा के अनुसार रचनात्मक कामों में लग गए। धन्यवाद। शीश कल।